घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानी की। किसान आंदोलन को 117 दिन हो गए हैं। किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी इस मांग को लेकर कि तीनों कृषि कानून निरस्त रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन कोई हेडवे नहीं मिलता दिख रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। समस्या का हल, उसे तलाशने की भी कोशिश अब ठप होती दिख रही है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज 22 मार्च है और आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी, ठीक 2 महीने पहले। 12 दौर की बातचीत हुई, लग रहा था कुछ ना कुछ समस्या का हल निकलेगा। आरोप प्रत्यारोप हावी थे, लेकिन बातचीत भी हो रही थी। किसानों को, किसान आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी, माओवादी, चीन समर्थित वगैरह वगैरह संज्ञाओं से नवाजा भी गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो अन्नदाता हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये पवित्र आंदोलन है। राजनाथ सिंह ने इन्हें भगवान कहा। तो दोनों तरफ की बातों के बीच ऐसा लग रहा था कि एक सम्मान है, एक जिम्मेदारी का भी एहसास है दोनों तरफ से, और कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन आज पूरा देश, सरकार हो या किसान, वो चुनाव में, राजनीति में मशगूल हो गए हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सरकार के बड़े बड़े मंत्री, खुद प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और किसान नेता भी, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, वो वोट की चोट करने निकले हुए हैं कि बीजेपी को वोट ना दो, और इन कानूनों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपील करते हुए। और ये मैंने पहले भी कहा है, तो ऐसे में क्या 2 मई के बाद ही कोई भी सिलसिला अगर शुरू होता है तो शुरू होगा। लेकिन इस सब के बीच जो असल मुद्दे हैं किसानों के, वो जस के तस हैं। एमएसपी की ही बात करूं, एमएसपी था, है, रहेगा, ये बात कही जा रही है। लेकिन एगमार्क नेट है, यह सरकार की साइट है, हर रोज के दाम ट्रैक करती है कि कितने में फसल बेची जा रही है। तो 20 दिन के बाजरा के जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इनके मैं मुख्य उदाहरण देना चाहूंगा। बाजरे की एमएसपी क्या है? 2150 रुपए, और 20 दिन में 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसानों को, क्योंकि 2150 पर तो बिक ही नहीं रहा। 1235 में उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में 1186 और गुजरात में 1286 रुपए पर बाजरा बिक रहा है। अगर हम चने की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5100 रुपए, नेग होता है 5100 रुपए, उतना ही दाम भी है। और यहां नुकसान हो चुका है 140 करोड़ रुपए का। महाराष्ट्र में 4700, मध्य प्रदेश में 4700, गुजरात में तो 4462 रुपए में चना बिक रहा है। और गेहूं में 205 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, घाटा हो चुका है किसानों को अभी से। और सही मायने में गेहूं की बिक्री तो 1 अप्रैल से शुरू होगी। लेकिन अगर 20 दिन का आंकड़ा देखूं, 1975 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आप जानते हैं। 1685 उत्तर प्रदेश में, 1691 मध्य प्रदेश में, 1722 गुजरात में, तो 205 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो एमएसपी था, है और रहेगा, तब भी नुकसान हो रहा है। लेकिन यहां पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। सरकार दावा करती है, और उसे हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं, कि अगले साल किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बाजार में बेहतर दाम मिलेगा, इसीलिए यह आमदनी बेहतर होगी। बाजार को भी लाना पड़ेगा एमएसपी पर ही बेचने के लिए। किसान मजबूर क्यों हो? उसको और विकल्प और ऑप्शंस क्यों ना दिए जाएं? तभी तो आय बढ़ेगी।
यह सरकार का तर्क है, नीति आयोग का भी तर्क है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भी टटोलने की, खंगालने की जरूरत है। अब अमेरिका में आप पाएंगे वहां पर बाजारवाद हावी है कृषि क्षेत्र में। पिछले 100 सालों में 50 लाख खेत खत्म हो गए, 50 लाख। 1980 से 2002 22 साल में ऑस्ट्रेलिया में 25% खेतों की कमी हो गई है। और यहां पर दाम कैसे मिल रहे हैं यह बताना बहुत जरूरी है। एक आंकड़ा मैंने पहले भी आपको दिया था, 1867 के दाम, कनाडा का दाम पहले बता दूं, जो 2017 में फसलों के दाम मिल रहे हैं ना कनाडा में, 2017 में, आज से 4 साल पहले, वो 1867, 150 साल पहले के भी दामों से कम है। अमेरिका का मैंने आपको बताया ही था, अमेरिका में आज की तारीख में गेहूं के जो दाम हैं वो 1865 से भी कम है। मैं 2021 के दाम की बात कर रहा हूं, तो 156 साल पहले के दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन तो जरूर है, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, अमेरिका में, यूरोप में मैच फिक्सिंग हो रही है? अब आप कहेंगे अरे क्रिकेट कहां ले आए? मैं दामों की, भाव की मैच फिक्सिंग हो रही है क्या? बड़ी कंपनियां वो तय करती हैं क्या दाम कितने दिए जाएंगे और कैसे दिए जाएंगे। इसकी एक वानगी आपको बता दूं, यूएस नेशनल फार्मर्स यूनियन है, उन्होंने 1965 से अब तक का आंकड़ा बताया है कि 4 में से 3 मूंगफली बोने वाले जो किसान हैं वो किसानी से बाहर हो गए हैं, 4 में से 3। और दाम क्या मिल रहा है वहां पर? दाम जो 1965 में $1 मिला करता था पर पाउंड, पाउंड आप समझते हैं ना, $1 मिलता था, वो $0.25 यानी कि 25 सेंट, 1/4 दाम मिल रहे हैं। यह अमेरिका का हाल है। वहां पर एक राष्ट्रपति रहे हैं, वो खुद मूंगफली उगाया करते थे। मैं जिमी कार्टर की बात कर रहा हूं। 70 के दशक के अंत में वो राष्ट्रपति बने थे, भारत भी आए, और यहीं पर गुड़गांव में कार्टरपुरी नाम का एक इलाका भी है, एक गांव का नाम कार्टरपुरी कर दिया गया था उनके सम्मान में। और वहां पर 12,000 किसान, जो ये 4 बड़ी कंपनियां हैं, ABCD, आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, B फॉर बुंग, C फॉर करगिल, D फॉर ड्रेफस, इनका ऐसा एकाधिकार है कि ये दाम बढ़ने ही नहीं देते। जो ये तय करते हैं उतने पर ही किसान को बेचना पड़ता है। तो 12,000 मूंगफली उगाने वाले किसान वो कोर्ट में गए तो $130 मिलियन की उन्हें कॉम्पनसेशन मिली, यानी कि लगभग $10 करोड़, 70 से आप उसको गुणा कर दो तो 700 करोड़ उनको मुआवजा देना पड़ा। तो यह भी एक हकीकत है। अब यह कहा जाता है कि लोग खेती छोड़ेंगे, कुछ और काम भी करें, खेती में कितना फायदा है। कुछ लोग खेती छोड़ेंगे, जो बाकी लोग हैं वो खेती करेंगे, आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी, यह भी कहा जाता है। लेकिन कनाडा में $102 बिलियन का कर्ज है, फार्म डेट, यह होता है $7,74,000 करोड़। अमेरिका में $425 बिलियन का फार्म डेट है, यह लगभग 30 लाख करोड़ हो जाता है। हमारा बजट 34 लाख करोड़ का है। एक सहज अंदाजा मैं आपको दे रहा हूं। और गेहूं के दाम तो 1865 के लेवल पे भी नहीं आ रहे, लेकिन जो ब्रेड है गेहूं से ही बनती है ना, डबल रोटी, उसके दाम में उसी पर $50 का इजाफा हो चुका है। एक और उदाहरण दूं, फिर मैं आपको चर्चा में लिए चलता हूं। कनाडा के एक कृषि विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं कि गेहूं की जो कीमत है वहां पर, जैसे हमारे यहां पर धड़ी, मण और क्विंटल होता है। धड़ी जो नहीं समझते हैं मतलब 5 किलो, मण मतलब 40 किलो, और क्विंटल तो आप जानते हैं 100 किलो। वहां पर बुशल होता है, यानी कि 27 किलो का
वहां पर कट्टा होता है। 27 किलो जो गेहूं है, गेहूं वो $30 मिला करते थे उस पर दाम, अब वो घटकर $5 आ गया है। 27 किलो का कट्टा, $25 कम, पर उसी कट्टे पर उतने ही गेहूं की जो डबल रोटी बनती है वो $50 और महंगी हो गई है। तो यह भी अपने आप में एक हकीकत है। लेकिन क्या प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? और सिर्फ एपीएमसी के हवाले क्यों हो, यह भी अपने आप में सवाल है। और अभी तक लगभग 4 महीने हो गए हैं जो मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। बीजेपी, कांग्रेस के नेता होंगे और किसान नेता, और उसमें राजनीति भी हावी होने लगती है। तो आज मैंने कुछ ऐसे खास मेहमानों को बुलाया है, एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सचिव रह चुके हैं, मुख्य सचिव रह चुके हैं राज्यों के, और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट। कोई राजनेता नहीं और कोई विशुद्ध किसान नेता भी नहीं। आज इस चर्चा में मैंने उन्हें नहीं न्योता दिया है। तो मैं एक्सपर्ट से इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल क्या है? बाजार खोलने से बढ़ेगी किसानों की आय, और एमएसपी देने के रास्ते में क्या अड़चने हैं? देखिए, एमएसपी मीटर मैंने आपको दिखाया, एगमार्क नेट की ये फिगर्स हैं, सरकार की फिगर्स हैं। एमएसपी देने की सरकार बात कर रही है, लेकिन एमएसपी मिलती नहीं है, यह भी एक हकीकत है। तो चर्चा में आज मेरे साथ स्वर्ण सिंह बोपाराय, ये सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इनके पास अपार प्रशासनिक तजुर्बा है। रमेश इंदर सिंह मुख्य सचिव रह चुके हैं पंजाब के, इनसे मैं खास कुछ एमएसपी की भी बातें करने वाला हूं। एसआर लड्डर, ये भी वरिष्ठ नौकरशाह रह चुके हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। देवेंद्र शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं। और जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो रमेश इंदर सिंह, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सरकार कहती है आय दोगुनी करेंगे, सिर्फ सरकारी मंडियों में एपीएमसी के हवाले ये 70 साल में कौन सा भला हुआ है किसानों का? कौन सी आमदनी बढ़ गई? 8,900 रुपए किसानों को मिलते हैं। बाजार अगर तय करने लगेगा तो बेहतर कीमत मिलेंगी। तो किस तर्क को माना जाए रमेश इंदर सिंह? ऐसे है जी कि एमएसपी जो है वो जैसे वो तकरीबन 23 ऐसी पदार्थ हैं जिनके ऊपर निर्धारित होती है, परंतु सारे भारतवर्ष में प्रैक्टिकली गेहूं और चावल को लेके दूसरी जो उत्पादन है उनकी प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे नहीं होती। कुछ कॉटन की और ऑयल सीड्स की जरूर है। यही कारण है कि किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो डिक्लेयर्ड प्राइस है, वो जो है नहीं मिल रही। उसके मुख्य कारण ये है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने प्रोक्योर करना है एमएसपी पे, वो मंडियों में एंटर नहीं होती। जैसे बिहार में तो 2006 में एपीएमसी सिस्टम ही एबॉलिश हो गया था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि 2014-15 से लेकर 2019-20 तक 5 साल के समय में सारे भारतवर्ष में अगर एवरेज हम देखा जाए कि कितनी प्रोक्योरमेंट हुई, तो गेहूं के उत्पादन की, कुल सारे देश के उत्पादन की सिर्फ 31 या 32% एवरेज जो है वो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट हुई। और इसी तरह धान की जो है वो तकरीबन % औसत इन 5 साल में जितनी उत्पादन होता है उसकी परसेंटेज प्रोक्योर हुई। तो इस वजह से जो है पूरा दाम जो है वो नहीं मिल सका फार्मर को। और ये तो 2 फसलों की बात हुई, 23 फसलों पर मिलता है, 3-4 पर तो एमएसपी पर कहने को खरीदी होती है, बाकियों पर तो हाथ भी नहीं लगाया जाता। और सिर्फ 23 फसलें नहीं होती और बाकी बातें की जाएं कि दूध भी है, पोल्ट्री भी है, मीट भी है, और बहुत सारी चीजों पर तो अभी बात ही नहीं आई है। आपने सही फरमाया। मैं आपको उदाहरण देता हूं शुगर केन की, जो कि जिसकी की फेयर एंड एवरेज फेयर प्राइस और जो है रेम्यूनरेटिव प्राइस भी जो है वो निर्धारित होती है। हाँ। स्टेट गवर्नमेंट जो हैं
वो अपनी स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस हाँ, एसएपी देती है, करती है। हाँ। और किसान का गन्ना मिल के साथ वो उसका एक एग्रीमेंट होता है, उसको बॉन्डिंग कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, शब्द यूज होता है बॉन्डिंग। और किसान मिल के साथ उस बॉन्डिंग में, उस अंडरटेकिंग में जो है वो अपना गन्ना देता है, और वो गन्ना किस दाम पे देता है जो सरकार ने निर्धारित किया हो, और ये लीगली बाइंडिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी सारे भारतवर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपया गन्ना मिलों ने किसानों का देना है, और इसमें से कई तो एक वर्ष से ज्यादा के समय से जो है ये पेंडिंग है। नहीं, पिछले साल के 8,000 करोड़ रुपए बकाया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं। 20,000 करोड़ इसी गन्ने सीजन में खड़े हो गए। 1968 की शुगर केन एक्ट है, 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, वरना ब्याज भी देना होगा। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही सहारनपुर में 2017 में। ब्याज तो छोड़िए, मूल भी नहीं मिलता। वही मैं कह रहा हूं, ये जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है, उसकी जो 23 जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को लिस्ट किया गया है, उनमें शुगर केन एक है। और अनलाइक अदर दूसरों जिनसों को छोड़कर शुगर केन के केस में शुगर कंट्रोल ऑर्डर के तहत प्राइस जो है लीगली इन्फोर्सेबल है। एनफोर्समेंट के बाद भी जो है वो प्राइस नहीं, तो गन्ने में नहीं हो पा रही। क्या यही वजह है रमेश इंदर सिंह की सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने से गुरेज करती दिख रही है? दिक्कत क्या है? सरकार क्यों नहीं इसको कानूनी जामा पहना देती? क्या बोझ पड़ेगा सरकार पर? बहुत सी अलग अलग फिगर्स आ रही हैं, 3-4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ से लेकर 17 लाख करोड़ तक की भी फिगर आ रही है। अब सरकार के पास भी तो पैसे की कमी है, कितना बोझ पड़ेगा? कानूनी जामा पहनाने में अड़चन क्या है दरअसल? देखिए, ऐसे है, लीगली कोई अड़चन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनका दाम निर्धारित करे। ये एमएसपी एक बेंचमार्क है। कॉटन की मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जो कॉटन की जो है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है प्रोक्योर करती है, लेकिन जब वो मंडियों से विड्रॉ कर जाती है प्राइसेस गिर जाते हैं। जब मंडियों में कॉटन कॉर्पोरेशन एंटर कर जाए, इस साल फॉर एग्जाम्पल पंजाब में ऑलमोस्ट 500-600 रुपया एमएसपी से ज्यादा मूल्य किसानों को मिला, क्योंकि कॉटन कॉर्पोरेशन ने इफेक्टिवली मंडियों में आके कॉटन का जो है इसे मार्केट इंटरवेंशन भी कहते हैं रमेश इंदर सिंह। मार्केट इंटरवेंशन आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है। तो एमएसपी जो है एक बेंचमार्क है, क्योंकि मंडियों में ओपन ऑक्शन से परचेज होती है। अगर सरकारी एजेंसीज मंडियों में एंटर करेंगी, ऑक्शन होगी, तो अपने आप जो है मूल्य जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इससे मोर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एमएसपी को लीगली नोटिफाई करेंगे प्राइस को अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो वो लीगली इन्फोर्स हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है उससे खरीद ही नहीं सकेगा मार्केट में। तो ये बेंचमार्क निर्धारित होने के बाद पर उसमें सरकार पर अतिरिक्त भार भी पड़ेगा ना? कितना भार पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसे है, MSP कैन बी ए टूल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अभी आप ऑयल जो है कितना आप जो है बाहर के मुल्कों से निर्यात कर रहे हैं। अगर आप MSP ऑयल सीड की अच्छी देंगे, दूसरी क्रॉप्स की अच्छी देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है गवर्नमेंट को के ऊपर भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड खरीदेगी, उसकी मार्केट में डिमांड है। प्रॉब्लम क्या है आज कि आप सिर्फ गेहूं और चावल की ही जो है प्रोक्योरमेंट करते हैं, क्योंकि वो आपको पीडीएस के लिए चाहिए। और पीडीएस के लिए भी संकेत आ रहे हैं। पीछे से नीति आयोग ने एक फरवरी में एक जो पेपर एक जो सर्कुलेट किया, उसमें कहा गया कि जो इस समय फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लोग कवर्ड हैं, उनका नंबर घटा दिया जाए। रूरल एरिया में 75% से 60% लाया जाए और अर्बन एरिया में 60 से कम करके 40% पर लाया जाए। मतलब 35% पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी एक्ट से आप बाहर निकालने की ये प्रपोजल है। इंडिया का अगर आप ग्लोबल
जो इंडेक्स है भूखमरी का, उसमें देखें तो हमारा 94 नंबर है 160 मुल्कों में। तो ये जो गवर्नमेंट की एक सोशल कमिटमेंट है, एक सोशल वेलफेयर मेजर है कि हर इंसान को अनाज मिले पेट भर के। तो जो सामाजिक ये भी आपको जिम्मेदारी है कि सरकार की बिल्कुल। नागरिकों के प्रति, वो भी आती है। लेकिन मैं तो अभी किसानी की बात कर रहा हूं, और आप विजय सरदाना लगातार इन कानूनों की पैरवी कर रहे हैं। ये कानून अगर भला भी करेंगे, भला तो सबसे पहले तब होगा विजय सरदाना जब किसान को अपनी मेहनत की माकूल कीमत मिले। पहले तो वो कीमत तय करनी है, उसके बाद दूसरे सवाल आते हैं। गलत या सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए संदीप जी, दो चीजें बहुत अलग है और हम इन चर्चाओं में उनको मिक्स करके अक्सर बात करते हैं और इसीलिए किसी रास्ते पे नहीं पाते। आप तय किसी भी रूप में कर दीजिए, कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, तय करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जितने मर्जी फॉर्मूले बना लीजिए, और जो डिफेक्टिव फॉर्मूला एमएसपी का हम यूज कर रहे हैं, जो इस देश की खेती और किसानों को बर्बाद कर रहा है, हम उसको लॉ बनाना चाह रहे हैं, वो अपने आप में एक ट्रेजेडी है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जो फॉर्मूला बनाएंगे उसके तहत जो भी रेट निकलेगा, आपको वो देगा कौन? पैसा कौन देगा? सवाल पैसे का है, सवाल रेट तय करने का नहीं है। कानून बना दोगे तो सवाल पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा क्या? मैं वही कह रहा हूं, कौन देगा? मैंने एक कैलकुलेशन किया है आपके लिए, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जी बिल्कुल लीजिए। 140 करोड़ की हम देश की आबादी मानते हैं। ऑन एन एवरेज मैंने एस्टिमेट लगाया, आपको करीब 140 किलो पर हेड, अगर आप मिनिमम न्यूट्रिशन भी हर आदमी को पूरा पेट खाना खिला रहे हो, 140 किलो ग्रेन चाहिए। आपके हिसाब से करीब 196 मिलियन टन आपको अनाज चाहिए, जिसमें आपकी दालें, आपका अनाज, चाहे वो व्हीट है, राइस है, मैं क्लब कर रहा हूं, ठीक है। आपका प्रोडक्शन है 300 मिलियन टन, आपकी रिक्वायरमेंट है 196 मिलियन टन। कितना खरीदेंगे आप? 300 मिलियन टन। मान लीजिए कानून बना दो, 300 खरीद लो। अब आप ये कहते हैं कि साहब नहीं, 300 सरकार खरीदेगी, निजी कंपनियों को भी उसी पे खरीदना पड़ेगा। मैं वही आ रहा हूं, 300 खरीदना है ना। अब कौन कितना खरीदेगा, मैं उस पे आ रहा हूं। आप ये मान के चल लीजिए कि साहब पीडीएस सिस्टम हर आदमी को मिल रहा है और पूरा मिल रहा है, उसकी टोटल रिक्वायरमेंट बैठती है 26 मिलियन टन। 67% जो आबादी है वो आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड है। जो आपका प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा, वो चलो हम ये मान लेते हैं कि वो पीडीएस के बाहर के लोगों को प्राइवेट खिलाएगा, पीडीएस वालों को सरकार खिलाएगी। सरकार खिला रही है 56 मिलियन टन। बचा पीडीएस के बाहर की बात, मैं कितना भी जोर लगा लूं सर, 30-35 मिलियन टन से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा नहीं। आपकी टोटल रिक्वायरमेंट है खाने की 100 मिलियन टन, सारा खरीद लिया एमएसपी पे। सर जो बाकी बच गया आपके पास 100 मिलियन टन, वो कौन खरीदेगा? प्राइवेट तो कहेगा मुझे चाहिए नहीं। आप कहोगे सरकार खरीदे, सरकार भी खरीद लेगी। 100 मिलियन टन का सरकार आज भी कहां खरीद रही है? तो आप मोटी मोटी बात ये कह रहे हैं, जिस देश में, एक मिनट सुनिएगा, जिस देश में 1960 में हमने वो हाल भी देखा कि अमेरिका से हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन इजाद की गई, तो इसीलिए मतलब अगर किसान मेहनत से, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, 23.9% का गोता लगाती है अर्थव्यवस्था, किसानी बचाती है थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था को, 3.4% का विकास दर दिखाती है। किसान अगर उत्पादन कर रहा है तो उसका हर जाना, उसका जुर्माना दे किसान, उसे दाम ना मिले। मैं यही कह रहा हूं। देखिए संदीप जी, देखिए इमोशन से इकोनॉमी नहीं चलती। हाँ, हमें क्या करना है, और किसान नेताओं को यह सोचना है। हम नहीं, सरकार पहले सोचे, किसान नेताओं की तो बाद में बात करेंगे। तो सरकार जब कहती है एमएसपी था, है और रहेगा, ये कोरा जुमला है, फिर एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, ये बोल देना सरकार। खरीद होगी पीडीएस के लिए, सारी नहीं। तो ये बोलो ना, सिर्फ पीडीएस के लिए एमएसपी था, है और रहेगा। तो सरकार ये कह रही है जैसे एमएसपी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी। इसका जितना मतलब 6% की खरीद होती थी एमएसपी पर, वही खरीदी करेंगे, यही कह रही है सरकार। आप करेंगे क्या? आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये बोले ना सरकार। नहीं, सरकार तो कहती है एमएसपी बहुत हम दे रहे हैं
और देखिए बाजार के हवाले करेंगे तो एमएसपी से ऊपर के दाम मिले उससे वंचित क्यों रह जाए किसान? सारे आंकड़े तो ये आपके लिए काइट फ्लाइंग है, कोई एमएसपी से ऊपर का दाम नहीं मिलेगा विजय सरदाना। ऐसा है। अब आपको कहां मिल रहा है एमएसपी का? आज तो सरसों का मतलब रेट सरकार ये कहती है कि नहीं, बंधन में क्यों रहे, एमएसपी में क्यों जकड़ा रहे किसान, और ऊंचे दाम भी मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। ऐसा है। अब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। कहां मिल रहे हैं एमएसपी से ऊपर? आज भी मिल रहे हैं। योगेंद्र यादव अपने फॉर्मुलेशन में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहली बात। अच्छा, नहीं देखिए, फॉर्मूला क्या तो कर रहे हैं? सरकार पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। C2+50 दिया जा रहा है क्या? नहीं, C2+50 दिया जा रहा है क्या विजय सरदाना? ये एमएसपी की जो लूट का फॉर्मूला है, ये फ्रॉड है, अपने आप में एक फ्रॉड। ये एक मार्क नेट अब की फिगर्स नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, मैं व्यापार करता हूं ना। हाँ, एक मार्क नेट को हम मानते ही नहीं। कारण बहुत सिंपल है, पता है क्यों? है सरकार की है, लेकिन अब आप अच्छा, उसका fraud सरकार की बात समझिए। नहीं मान रही, ठीक है, आगे बताइए। नहीं, उसका कारण क्या है? एमएसपी आपको हमेशा एग मार्क नेट में क्वांटिटी भी कम दिखेगी और रेट भी कम दिखेगा, क्योंकि अगर सही रेट और सही क्वांटिटी लगाओगे, मंडी समिति वाले को पूरा मंडी टैक्स जमा कराना पड़ेगा, जबकि मंडियों में टैक्स चोरी होती है। वो कैसे जस्टिफाई करेगा? वो रेट घटा के और क्वांटिटी घटा के तो कहता है, इतनी मतलब टैक्स आया। खुलेआम लूटा जा रहा है किसान। ये आज आपने बिल्कुल इसका साफ खुलासा कर दिया है, और किसान को कभी एमएसपी मिलेगी ही नहीं। एपीएमसी ने एक तरफ सरकार का टैक्स लूटा, दूसरी तरफ किसानों को लूटा, इसीलिए बिचौलिए अमीर हुए। और कैसे हुए C2+50 अमीर? मिल रहा है क्या किसान को? अच्छा, वो एक फॉर्मूले की भी बात, फॉर्मूला कह रहे थे ना, फॉर्मूला एक C2+50 मिल रहा है किसान को, सरकार कहती है मिल रहा है। मिलेगा, उस दिन आपका इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आज की तारीख में मैं आपके सामने रेट रख देता हूं, आज की तारीख में जो आपके रेट है, ये मैंने कहा ना, इसलिए आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा, ये समझाने की बात है ना किसानों को। देखिए, आज का रेट मैं आपको बता देता हूं, मैंने एवरेजिंग करी। आपका वीट अंतरराष्ट्रीय बाजार से 58.78% ज्यादा महंगा है। मैं 2020 का एवरेज की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान और वर्ल्ड मार्केट का। मेज अंतरराष्ट्रीय बाजार से हम 102% ज्यादा महंगे हैं। आपकी कस्टम ड्यूटी कितनी है सर? 50%। आपका बाउंड रेट है 60%। आप लगा भी लेंगे मतलब ना? अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के लिहाज से अभी भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। पर आप एक फैक्ट बताना भूल गए, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं फैक्ट पेश कर रहा हूं विजय सरदाना सर। मैं आ रहा हूं अभी, रमेश इंदर जी। यहां पर किसानों को सब्सिडी के नाम पर, गवर्नमेंट सपोर्ट के नाम पर मिलता है 15,667 रुपए। अमेरिका में मिलते हैं 42 लाख रुपए, कनाडा में मिलते हैं 11,40,000 रुपए, जापान में मिलते हैं 7 लाख रुपए। इतना उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे कम दाम में खरीद लेंगे लेकिन नुकसान की भरपाई कर देंगे। यहां नुकसान की भरपाई कौन कर रहा है विजय सरदाना? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आप और हम गरीब परिवार से हैं, हम मर्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, हमें साइकिल पे ही चलना पड़ेगा। हम कितने भी सपने देख लें, जब तक हमारी औकात मर्सिडीज खरीदने की नहीं होगी ना, तब तक हम यही कहेंगे। तो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं क्या किसानों को? ये सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं? सीधा बोलिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जितना हमें अनाज चाहिए उतने की ही खरीदी करेंगे एमएसपी पर। बाकी देश के बस की ही नहीं है, हमारी जाथर नहीं है, मैं देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि एमएसपी पर हम खरीद पाए। सर संदीप जी, एक आंकड़ा और दे दो। हाँ प्लीज। आज आपके पास जो एफसीआई है, उसके पास 80 मिलियन टन, अभी प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं हुआ है वीट का, 80 मिलियन टन माल आज भी पड़ा है, और 3,27,000 करोड़ का लोन एफसीआई पे आज भी है। और एफसीआई को तो डिसमेंटल करने की सोच रही है ना सरकार, तभी तो डर है कि एपीएमसी भी खत्म हो जाएगी। पूरी बात होने दो यार। हाँ, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी एफसीआई की है 85 मिलियन टन। आपके पास ऑलरेडी माल पड़ा है 80 मिलियन टन। आपके पास ऑलरेडी कर्जा है 3,27,000 करोड़ का। अब आप वीट का प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे, वो सारा माल रहेगा सड़कों पे, देश का पैसा सड़कों पे रहेगा, ना इससे देश का फायदा ना किसान का फायदा, कर्जा बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी बने रहिएगा विजय सरदाना पर। विजय सरदाना ने बिना लार लपेट पूरा गणित समझा दिया है। और देवेंद्र शर्मा, तो ये एमएसपी सब्ज बाग है क्या? दे ही नहीं सकती सरकार, उतनी खरीदी हो ही नहीं सकती। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम गिरे हुए हैं, उनकी जेब बहुत गहरी है, डीप पॉकेट्स हैं, वो सब्सिडाइज कर देंगे। हम यहां पर बैठकर भगवान भरोसे रहे किसान, उसे माकूल कीमत नहीं मिलेगी, ओवर प्रोडक्शन वो कर रहा है।
उसका हर्जाना भरे। तो असली बात तो यही हुई ना संदीप जी, कि किसान को गरीब का गरीब ही रखना है। ये हमारी सोच में स्पेशली जो कॉर्पोरेट थिंकिंग है वो ये है कि किसान यही दर्जा डिजर्व करता है और यहीं पर रहे। कोई प्रयास नहीं है कि उसको उस दर्जे से निकालकर जो देश का अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं उसका बेनिफिट भी उसको मिले। जो सिंपल बात हो रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद हो, तो किसान ये नहीं कह रहे हैं कि सारी खरीद जो है वो सरकार करे। किसान ये कह रहे हैं कि जो बेंचमार्क है उसको रेज कर दिया जाए, जैसा कि पहले रमेश सिंह जी ने कहा, जिसपे ट्रेड उस पर खरीदेगी, जैसा कि केरला में हो गया है। केरला में नहीं, यहां पर कह रहे हैं ना 196 मिलियन टन अगर अनाज की जरूरत है, 300 मिलियन टन हम अगर उत्पादन कर रहे हैं, खरीदेगा कौन? मैं उस पे पॉइंट पे आते हैं। पहले हम ये देखें कि केरला ने 16 फसलों के ऊपर, 16 वेजिटेबल्स के ऊपर एमएसपी, मतलब उन्होंने एक तरीके का फ्लोर प्राइस सेटअप किया है, इसको एमएसपी भी कह सकते हैं, कि उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 20% दिया है किसानों को, और उसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया कि जब उनको खरीदना पड़ेगा अगर प्राइसेस डिप करते हैं। लेकिन अभी जो कितने महीनों से वो हो गया है, अभी सरकार को एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी उसके ऊपर चल रहे हैं। जब बेंचमार्क आप रेज करते हैं, जैसा कि पहले रमेश सिंह जी बता रहे थे, तो ट्रेड उसके हिसाब से रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से किसानों को कीमत देती है। यही बात इसमें एमएसपी है। जब हम 23 फसलों पे एमएसपी डिमांड करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बेंचमार्क को रेज कर दिया, क्योंकि किसानों को आज तक एमएसपी के लेवल पे तो माल प्राइस तो मिलता नहीं। पर एक बात साफ हो रही है ना, जो आंकड़े दे रहे हैं देवेंद्र शर्मा, जो विजय सरदाना बता रहे हैं, उनके आंकड़े बड़े दुरुस्त होते हैं। तो फिर तो ये वी आर चेजिंग अ मिराज, मृग तृष्णा है, ये एमएसपी नहीं मिलेगा, ये मिल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली यही तो कॉर्पोरेट चाहते हैं, और यही जो है एक आर्गुमेंट है एक स्कूल ऑफ थॉट का, कि कॉर्पोरेट्स को बचाना है, ये कह के डरा के कि साहब हमारे देश में पैसा नहीं है, हमारे देश में अगर हम ये करेंगे तो कॉर्पोरेट्स डूब जाएंगे। अरे मुझे बताइए कि तो तभी तो मैंने मूंगफली का उदाहरण दिया, मूंगफली का उदाहरण दिया। 4 में से 3 किसान बाहर हो गए अमेरिका में, वहां पर तो पीनट कार्टर कहते थे ना, मूंगफली उगाया करते थे जिमी कार्टर, राष्ट्रपति बनने से पहले, और वहां $103 मिलियन की कॉम्पनसेशन मांगनी पड़ी, मतलब कोर्ट गए 12,000 मूंगफली के किसान। तो ये ABCD हमारे यहां पर भी इनका दखल हो जाएगा। ABCD, आर्चर डैनियल्स, मिडलैंड, बुंग, करगिल, ग्रेफस, उन्हीं के अवतार आ जाएंगे यहां पर। यही कार्टेल जो है देश भारत में भी ऑपरेट करेगा। हम आड़तियों को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमने कभी बिग एग्रीकल्चर को या बिग रिटेल को नहीं देखा कि वो उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, उससे भी ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। आपने पीनट्स का एग्जांपल दिया, मैं आपको दुनिया के और कंट्रीज से एग्जांपल दे सकता हूं। दूध के केस में देख लें, जब से इंग्लैंड में जो मिल्क मार्केटिंग बोर्ड था उसको खत्म किया गया 1900 दशक में, अब मिल्क के प्राइसेस क्रैश कर गए हैं। जहां पर 34-35 हजार डेयरी फार्म होते थे, आज घटकर 8,000 रह गए। मुझे याद है 2012 में अरुण जेटली तब जिंदा थे और नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, यही मिल्क का उन्होंने उदाहरण दिया था कि दुनिया भर में अगर 100 रुपए कीमत है दूध की, तो 66 रुपए वो तो ऊपर वाले ले जाते हैं, किसान को मिलता है 34 रुपए। और भारत में यह उल्टा है कि हमारे कोऑपरेटिव अमूल का उन्होंने जिक्र किया था कि यहां पर 66 रुपए किसानों को मिल रहे हैं। तो वही पुराना जो उनको शक था अरुण जेटली को, वो शक क्या यहां पर एक आर्गुमेंट के तौर पर भी आता है? ये जो आर्गुमेंट आपने ये जो अरुण जेटली का एग्जांपल दिया है, मुझे मालूम है कि हम भी उनके साथ बैठ के चर्चा करते थे, और ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि कितना सब्सिडाइज किया जाता है, और जो जिसको मार्केट एफिशिएंसी कहती हैं वो सिर्फ सब्सिडीज के ऊपर टिकी हुई है। उदाहरण के तौर पर 20 जो देश हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उनको $620 बिलियन की सब्सिडी हर साल मिलती है, जिसमें से $475 बिलियन जो है वो सिर्फ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है, किसानों को डायरेक्ट वो इनकम प्रोवाइड करते हैं। $475 बिलियन, जो कि आपने कहा 34 लाख करोड़ से शायद उसके बराबर या उससे ज्यादा बनता है, जो हम वो जो ये 20 देश हैं अपने किसानों को डायरेक्ट देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उससे इंटरनेशनल प्राइस डिप्रेस कर जाता है। जब उससे
डिप्रेस कर जाते हैं तो हमारा किसान लगता है कि वो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, कॉटन के केस में देख लें, अमेरिका में 85 लाख रुपए की हर साल सब्सिडी मिलती है कपास के किसान को। हमारे देश में 1500 रुपए की सब्सिडी मिलती है हमारे किसान के, भारत के किसान को। तो जब आप उसको, जब इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं दोनों, तो ऑब्वियसली जिसको 85 लाख रुपए मिलते हैं सब्सिडी के, वो मार्केट को, प्राइसेस को डिप्रेस करता है, जिसके तहत हमें लगता है कि हमारा जो फार्मर है वो आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आई, बीच में शायद कॉल भी आ गई है। स्वर्ण सिंह बोपाराय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। स्वर्ण सिंह बोपाराय, जो ये अभी किसानों को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, वो कहते हैं कि नहीं ये जहर का प्याला है, हमसे पूछा नहीं गया, और जो आंकड़े आ रहे हैं ना दुनिया भर में, 50 लाख खेत कम हो गए अमेरिका में 100 साल में, 22 साल में ऑस्ट्रेलिया में 25% खेतों की संख्या में ड्रॉप आया है। तो सरकार का यह कहना हम आमदनी बढ़ाने के लिए, आपको और सशक्त करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, किसान कह रहे हैं हम गुलाम बन जाएंगे। हकीकत क्या है, या कहीं बीच में हकीकत झूल रही है? देखिए, मैं आई एम द ट्विलाइट जनरेशन। व्हेन आई जॉइंड सर्विस, द इमेज ऑफ इंडिया दैट आई हैव वेरी फ्रेश इन माय माइंड is India going around with a begging bowl in a hand. Now certain policies were... बोपाराय साहब हिंदी में बोल पाए तो ज्यादा मेरे दर्शक समझेंगे। हाँ जी, हिंदी में बोलेंगे तो मेरे ज्यादा दर्शक आपकी बात समझेंगे। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं ट्विलाइट जनरेशन से हूँ, और जब मैंने सर्विस ज्वाइन की है तो पहली पिक्चर मेरी इंडिया की ये थी, इंडिया विद अ बेगिंग बोल इन इट्स हैंड। And then certain policies were adopted, and those policies resulted in increased productivity, with the result कि हमारी अब जो प्रोडक्टिविटी है वो दुनिया में सबसे ऊपर जो लोग हैं उनके बराबर में है। बिल्कुल। अब सडनली कौन सी चीज है, क्या कमी हो गई है कि पॉलिसी ये चेंज करनी है जो पहले पॉलिसी कामयाब रही है? मतलब क्या हर्जाना देना पड़ रहा है किसान को? यही बात मैं कह रहा था कि अरे इतना उत्पादन क्यों कर रहे हो, इतना उत्पादन किस बात का कर रहे हो? यहां किसान, अर्थव्यवस्था डूब रही है, 3.9% पर आखिरी तिमाही में कृषि की विकास दर है, वो देश को बचा रही है, और यहां कहा जा रहा है कि नहीं ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, इतना उत्पादन करोगे, पैसे कहां से देंगे, कहां से खरीदें आपकी फसल? अभी एक स्टडी हुई है, पिछले 6 साल में मेल न्यूट्रिशन भारत में बढ़ गई है, और जो स्टंटिंग है ह्यूमन ग्रोथ की वो भी बढ़ गई है। तो कौन से हमारे पास सरप्लस ग्रेन्स हैं? कहां पे हम, ये गवर्नमेंट सरकार बताए तो सही कि कहां पे दुनिया कितनी ग्रेन खाती है पर इंडिविजुअल, और यहाँ पे कितना खाती है। ये स्टडी दिखा रही है कि हमारे पास फूड ग्रेन्स अभी भी काफी नहीं है, क्योंकि लोगों को मिल नहीं रहे हैं। तो कहाँ पे है काफी जो फूड ग्रेन्स हैं? इनके पास पड़े हैं, वो जल रहे हैं, गला जल रहा है, स्टोरों में पड़ा, उसको यूज नहीं करते, उसको बांट देते, उसको खाने को देते। हर चीज में एक्सपोर्ट में सब्सिडी है। अगर यहाँ की कोई सरप्लस है उसको एक्सपोर्ट कर दें, सब्सिडी दे दें। सारा एक्सपोर्ट इंडिया का सब्सिडी पे चल रहा है, तो इसको भी सब्सिडाइज नहीं। औरों को सब्सिडी मिलती है, किसानों को सब्सिडी देने में पेट में दर्द क्यों होता है सरकार के? बोपाराय साहब, क्यों होता है? नहीं, आप तो सेक्रेटरी रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूं हमारी व्यवस्था चलती कैसे है। मेरे को तो सच बात है, फिर कड़वी लगेगी कि प्रेजुडिस है, किसी सेक्शन के हक में है, किसी सेक्शन के अगेंस्ट है। और जो पॉलिसी इतनी अच्छी चल रही थी, इसका रिजल्ट भी हमें सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। नहीं, मैं पॉइंट ब्लैंक आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप नीति निर्धारकों में से एक रहे हैं, आप सेक्रेटरी रहे हैं, और ये मैंने उदाहरण पहले भी दिया है। बजट बनते हैं इस देश में तो 2 महीने 3 महीने पहले से एसोचैम, फिक्की, तमाम चैम्बर्स के लोगों से सलाह मशवरा होता है किसानी को लेकर, एमएसपी को लेकर, फसलों के उत्पादन को लेकर। क्या कभी किसान संगठनों से भी राय ली जाती है? आपने इतना लंबा समय एज एन आईएएस बिताया है बोपाराय साहब। मैं एक उदाहरण देता हूं।
जब वाजपेयी साहब की पहली सरकार थी तो प्याज 60 रुपए किलो हो गया और उस चीज को जल्दी इंपोर्ट, वो जो प्याज था किसान के हाथों से निकल चुका था और ट्रेडर के पास था। सरकार को ट्रेडर्स की फेवर थी, ये उनको फेवर करना चाहते थे और वो फाइल इन्हें 3-4 हफ्ते ऐसे ही घुमाते रहे। इंपोर्ट की फाइल थी कि इंपोर्ट करना है, 3-4 हफ्ते इन्हें इंपोर्ट नहीं किया, वो 60 रुपए पे पहुंच गया और इनकी इलेक्शन हुई, इसके इलेक्शन हार गए थे। इस सरकार में ये प्रेजुडिस चलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये पता नहीं हमारे मुल्क में ऐसे क्यों है। तो ये प्रेजुडिस मतलब किसानों को लेकर हम जय किसान के नारे लगाते हैं, किसान प्राथमिकता नहीं है। तो ऐसे में मुझे ये बताइए रमेश इंदर सिंह, जो ये ओवर प्रोडक्शन की बात हो रही है, मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। नितिन गडकरी का 1.5 महीने पहले बयान आया था कि अरे इतना उत्पादन क्यों कर रहे हैं, और जो यहां एमएसपी दी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तो ये ऊपर है। यह भी एक तर्क दिया था नितिन गडकरी का, ये एक बड़ा बयान आया था कि ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं और देखिए एमएसपी तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें हैं उससे ज्यादा दे रही है सरकार, खरीदी नहीं हो रही अलग बात है। पर ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जब खेल आ जाता है तो ये WTO में हमारी ऑब्लिगेशंस जो हैं, 2001 में जो एक अग्रीमेंट हमारी हुई थी, क्या हम उससे भी बंधे हुए हैं, जिसके चलते किसानों को उसके लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए, मेहनत की माकूल कीमत भी नहीं मिल रही। मैं लाभकारी मूल्य की तो बात ही नहीं कर रहा। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले सरदाना साहब ने भी जो इशू रेज किए और जो आपने इशू किए हैं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा जी। एक तो उन्होंने कहा कि एफसीआई की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरी है, उनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021-22 की जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक कॉस्ट जो एफसीआई को पड़ रही है वो वीट की 29 रुपए 94 पैसे पर केजी है और जो किसान को वो देंगे वो सिर्फ 19 रुपए है। मतलब 21 रुपए की कॉस्ट जो है वो एफसीआई के अकाउंट पर है। राइस की जो है वो 42 रुपए 94 पैसे है और किसान को सिर्फ 27 रुपए 90 पैसे मिलता है। तो जो ये इनएफिशिएंसीज है एफसीआई की, उसके लिए आप किसान को क्यों ब्लेम करते हैं? वहां गड़बड़ जाला है तो किसान की जेब क्यों काटी जाए? सुन लीजिए। और गवर्नमेंट ने एफसीआई को पैसे नहीं दिए, उन्होंने बैंकों से इंटरेस्ट पर पैसा रेज करके प्रोक्योरमेंट की। अब वो इंटरेस्ट कॉस्ट लोड होगी। इस साल के बजट में 3 लाख करोड़ रुपया जो है वो इन सब्सिडीज देने को है। आई होप एंड विश के जो है एफसीआई को वो पैसा मिल जाए पिछले सालों का, ताकि जो उनकी ये हालत हुई है वो थोड़ी सी सुधरे और वो अपनी मैनेजमेंट को सुधारें, अपनी कैरेज कॉस्ट को संभालें, अपनी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को संभालें। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट फैक्टर्स के साथ डिटरमिन्ड है। अगर आपकी डीजल की कॉस्ट हिंदुस्तान में ज्यादा है, अगर आपकी एग्रोकेमिकल्स की कॉस्ट ज्यादा है, अगर आपकी ट्रैक्टर की मशीनरी की कॉस्ट ज्यादा है, तो वो सारी इनपुट उस कॉस्ट में जाएंगी और बिल्कुल जा रही हैं। 20 रुपए डीजल बढ़ गया है पिछले 10 महीने में। बिजली के दाम 750 से 1750 रुपए बढ़ गए हैं प्रति बीघा। गन्ने किसान की बात करें, एक बीघे में 10,000 से 13,000 की लागत बढ़ गई है। जी, तो जिम्मेदार के पास तो एक ही चीज है, उसकी लेबर है, वो हिंदुस्तान में चीपेस्ट है। बाकी सारी कॉस्ट जो एमएसपी में जाती हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में आखिरी कमेंट्स चाहूंगा विजय सरदाना। देखिए, मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए सरकार सब्सिडीज भी देने को तैयार है, उन्हें इंसेंटिव भी देने को तैयार है, एनपीएस राइट ऑफ भी हो जाते हैं इस देश में। किसानों को देने की बारी आती है तो अर्थव्यवस्था पर बोझ की बात क्यों आने लगती है? संदीप जी देखिए, अगर हम, मेरा सिर्फ निवेदन आप सबसे इतना यही है कि प्रॉब्लम हम सबको पता है, इश्यूज हमारे सामने हैं। मुझे लगता है कि चर्चा हमें समाधान की करनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि एग्रीकल्चर को सिर्फ फूड सोर्स ना देख के हमें एग्रो बेस्ड फूड इंडस्ट्रीज एंड एग्रो बेस्ड नॉन फूड इंडस्ट्रीज, जैसे आपने गन्ने की बात करी, जब हम कह रहे हैं 20% हम अगले साल से ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में इथेनॉल की, यह गन्ने सेक्टर के लिए खुशखबरी है।
इसी तरह से हमें हर सेक्टर में देखना पड़ेगा। तो कि कानून हम बनाने से क्या-क्या पहले इन इंडस्ट्री बातों के क्रिएट लिए करें। इस ट्रांसफॉर्मेशन की जमीन तैयार होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और किसानों की डिमांड यही होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ एमएसपी की हमें आप साधन दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, हम आपको एल्कोहल देंगे, हम आपको नहीं, सरकार तो कह रही है ये 3 कानून ले आए आपकी आय दुगनी हो जाएगी। नहीं होगी ना आय दुगनी। आय तभी दुगनी होगी जब आप वैल्यू एडिशन पे जाएंगे। मैं आपको एक छोटा इस सा- व्यवस्था में तो नहीं होने वाली ना दोगुनी। इस व्यवस्था में नहीं होगी जब तक आप वैल्यू एडिशन में नहीं जाएंगे। तो देखिए, आज कुछ बातें हमने आपके सामने साफ की हैं। कंफ्यूजन बहुत है, सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं होगी। विजय सरदाना को मैं बधाई देना चाहूंगा, बहुत ही क्लैरिटी से इन्होंने कई बातों पर जो मकर जाल यहां बुने जा रहे थे और कहा जा रहा है कि गुमराह किए जा रहे हैं, किसान बरगलाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये शंकाएं हैं, जो ये सवाल हैं, ये बहुत अहम हैं और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपेरिमेंट्स और एग्जाम्पल्स जो हैं उनसे भी हमें सबक लेने की जरूरत है। और 2 महीने हो गए, बातचीत नहीं हुई है। ये दीवार जो बनी हुई है, इसमें दरवाजा तुरंत तत्काल चिनवाने की जरूरत है। नमस्कार। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। News 24 निष्पक्ष खबरें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।